नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रीतिकाल हमारा समाप्त हो चुका है और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल की जो विशेष परिस्थितियाँ थी, क्या क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या इतिहास रहा, क्या विशेषताएं हैं और क्या प्रवृत्तियाँ हैं, ये सभी वीडियोज़ मैं आपको दे चुकी हूँ। मेरे पुराने वीडियोज़ में आप देख सकते हैं और आधुनिक काल की प्लेलिस्ट मैं अलग से आपके लिए क्रिएट कर दे रही हूँ और आज ही कर दूँगी। तो आप जो है आसानी से सारे वीडियोस को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विशेषताएं क्या हैं, प्रवृत्तियां क्या हैं। बाकी नोट्स तो मैं तैयार कर ही रही हूँ इसके, ठीक है, जो आपको मिल जाएंगे। इसकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, तभी आपको समझ आएगा कि नोट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ये आधुनिक काल है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि वगैरह आप लोग सब वीडियोस में देख लीजिएगा। तो आज मैं आपको आधुनिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो बताऊंगी, जो कि आपको मेरे उन वीडियोस में नहीं मिलेंगे, जो नए हैं और जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आप उन्हीं में से ले लीजिएगा और उनको देख लीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आधुनिक काल की अगर बात करें तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे आधुनिक काल का जो वर्गीकरण किया गया था, जो काल विभाजन किया गया था, कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किया था और अलग अलग किया है। ठीक है, लेकिन जो एक सर्व प्रचलित काल जो माना जाता है, काल विभाजन, वो माना जाता है 1857 से लेकर अब तक। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि आधुनिक काल का जो सामान्य समय है, ठीक है, यानी सामान्य रूप से आधुनिक काल का समय क्या माना जाता है, आधुनिक काल का प्रारंभ क्या माना जाता है, तो आप 1857 लिखेंगे। ठीक है, 1857 से सामान्य रूप से आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, ये तो सामान्य बात हो गई। उसके बाद अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग क्या किया, काल विभाजन दिया। ठीक है, तो वो बताती हूँ मैं। इसके अलावा नामकरण भी अलग अलग किया, जैसे कि त्रिभुवन सिंह जो थे, इन्होंने इसका नाम जागरण काल रखा। ठीक है, इसका नाम क्या रखा, जागरण काल। और इन्होंने जागरण काल जो रखा था नाम, ये 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 से लेकर 1947 यानी जब देश आज़ाद हुआ था तब तक का काल जो है, इसको जागरण काल कहा। और उसके बाद का काल यानी 1947 से लेकर और आज तक, यानी ये जो काल है, इसको इन्होंने आधुनिक काल कहा। यानी त्रिभुवन सिंह ने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, पहला जागरण काल और दूसरा क्या, आधुनिक काल। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, अब इसके बाद दूसरा है बच्चन सिंह। ठीक है, अब बच्चन सिंह ने क्या क्लासिफिकेशन दिया, चलिए अब इसके बाद जो है वो दिया है बच्चन सिंह ने। तो बच्चन सिंह ने जो इसका जो जिस तरीके से नामकरण किया वो मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला जो 1857 से लेके 1900 तक का पीरियड था, उसको उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा। ठीक है, उसके बाद 1900 से लेके 20 तक का, यानी कि 20 साल का जो पीरियड था, इसे पूर्ण स्वच्छंदता काल कहा। ठीक है, और 1920 से लेकर और 40 ईस्वी तक का जो काल था, इसे स्वच्छंदता काल कहा। और 1940 से लेकर अब तक का काल जो है, इसे उत्तर स्वच्छंदता काल कहा। अब यहाँ पर आप जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, उससे आपको समझ में आ गया होगा काल विभाजन से, कि बच्चन सिंह ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 4 भागों में किसने डिवाइड किया आधुनिक काल को, बच्चन सिंह ने किया। जबकि 2 भागों में किसने डिवाइड किया, त्रिभुवन सिंह ने डिवाइड किया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बच्चन सिंह, यानी बच्चन सिंह पर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक काल को जो है स्वच्छंदता के आधार पर, ठीक है, स्वच्छंदता के आधार पर कितने भागों में, स्वच्छंदता के आधार पर किसने काल विभाजन दिया। तो स्वच्छंदता के आधार पर किसने दिया, किन्होंने दिया, बच्चन सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ से आप ये 2-4 क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से लेके 1984 विक्रम संवत, ये जो काल विभाजन दिया, इसको इन्होंने आधुनिक काल कहा। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है 1900 से लेके 1984 तक का। ओके, अब इसके बाद बताती हूँ मैं मिश्र बंधु। ओके, चलिए, इसके बाद देखिए, जो मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधु ने इसका जो काल विभाजन दिया, उन्होंने भी 2 नाम दिए थे मिश्र बंधु ने, पहला परिवर्तन काल और दूसरा वर्तमान काल। ठीक है, परिवर्तन काल जो है वो संवत 1890 से संवत 1925 तक का था, जबकि वर्तमान काल जो है वो 1926 से अब तक, ठीक है, 1926 से अब तक का था। इसके बाद आते हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने संवत 1900 से दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी संवत 1900 से अब तक दिया। यानी रामकुमार वर्मा का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का दोनों कैसा है, दोनों का एक जैसा है आधुनिक काल का समय। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सर्व प्रचलित काल की। यानी सर्व प्रचलित का मतलब जो आमतौर से जाना जाता है कि आधुनिक काल जो है वो
किस समय से किस समय तक के बीच में रहा। तो उस आधुनिक काल को किस तरह से डिवाइड किया है, जो सर्व प्रचलित यानी आदर्श माना जाता है, जो लोग अक्सर जानते हैं जिसको, तो वो क्या है। देखिए, आधुनिक काल जो है 1857 से अब तक का माना जाता है। इसको पांच भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 तक का था, ठीक है। और उसके बाद द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग जो है वो रहा 1900 से 1918, 18 साल का। छायावादी युग 1918 से 38 तक, यानी 20 साल का छायावादी युग रहा, ठीक है। छायावाद कितने साल का माना जाता है, 20 साल का, ओके। और 18 साल का क्या माना जाता है, द्विवेदी युग, ठीक है। और 50 साल का क्या माना जा रहा है, हमारा भारतेंदु युग। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं प्रगति प्रयोगवाद, ठीक है। ये 1938 से 1953 तक माना जाता है। जबकि नवलेखन युग जो है या नई कविता, तो ये दोनों चीज़ें इसमें समाहित हैं, तो ये 1953 से अब तक माना जाता है, ठीक है। 1953 से अब तक, तो ये कुछ काल विभाजन थे जो कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से दिए थे आधुनिक काल के तहत, ठीक है। अब बात ये आती है कि आधुनिक काल के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। देखिए, थ्योरी तो मैंने आपको सभी करा दी है, अब मैं फिर से बोर्ड पर पढ़ाऊँ उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। उससे हमारे दिन और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस भी आप जानते ही हैं कि काफ़ी है, ठीक है। तो अच्छा ही होगा कि आपको नोट्स मिल जाएं। इसके अलावा आप मेरे वो पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए। और मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता रही हूँ जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी, बहुत ज़रूरी बातें हैं आधुनिक काल से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट मैं भारतेंदु युग से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। भारतेंदु युग भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा रखा है। भारतेंदु युग की विशेषताएं, भारतेंदु युग की पीछे की पृष्ठभूमि, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। लेकिन भारतेंदु युग की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं आधुनिक काल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, प्रमुख बिंदुओं की तरफ, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है। सबसे पहला प्रश्न है आधुनिक काल के प्रवर्तक का नाम। देखिए, यहाँ पर आधुनिक काल लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लैश की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है आधुनिक काल, ठीक है। तो आधुनिक काल के प्रवर्तक, तो आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन है ये आप सभी को पता है, ठीक है। आधुनिक काल के प्रवर्तक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब बताइए, आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा है, अभी जब मैंने आपको बताया, ठीक है, बच्चन सिंह का जो मैंने क्लासिफिकेशन यानी काल विभाजन बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि बच्चन सिंह ने आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल कहा। अब इसको पुनर्जागरण काल क्यों कहा गया, ठीक है। भारत का पुनर्जागरण उस समय हुआ था, इसकी पूरी हिस्ट्री जो है आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। फिर है आधुनिक काल में किस भाषा को साहित्य रचना के लिए स्वीकृति मिली, ठीक है। आधुनिक काल में किस भाषा को साहित्य रचना के लिए स्वीकृति मिली, तो वो थी खड़ी बोली, ठीक है। देखिए, गद्य जो है वो खड़ी बोली में लिखा गया, पद्य कम लिखा गया। गद्य जो है वो खड़ी बोली में लिखा गया था। अच्छा, बात करें आधुनिक काल की, ठीक है। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली को सबसे ज़्यादा स्वीकृति मिली, ठीक है। और भारतेंदु युग की बात करें तो उसमें जो पद्य है वो ब्रजभाषा में लिखा गया था। लेकिन शुरुआत आधुनिक काल से हुई थी भारतेंदु युग की, तो उस समय खड़ी बोली को स्वीकृति मिली। आधुनिक काल में किस भाषा को स्वीकृति मिली, खड़ी बोली, ठीक है। उसके बाद है आधुनिक कालीन साहित्य सृजन का मूल हेतु क्या था। यानी जो आधुनिक कालीन साहित्य सृजन हुआ था उसका वास्तव में क्या मूल हेतु था, क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो आधुनिक काल का जो साहित्य सृजन हुआ था उसका जो मूल हेतु अगर हम देखें, मूल हेतु क्या होना चाहिए, तो इसका जो मूल हेतु था वो था पराधीनता का बोध, ठीक है। पराधीनता का बोध, यानी जब लोगों को पराधीनता का बोध महसूस हुआ कि हम परतंत्र हैं, ठीक है, हम किसी के कंट्रोल में हैं, हर समय बंधा बंधा महसूस करने लगे भारतीय, हमारी ज़मीन है, हमारा आकाश है, हमारी पृथ्वी है, हमारी मिट्टी है, लेकिन हम ही उसमें मतलब कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई विदेशी आकर के उस पर जो है अधिकार जमाए बैठा है और जिसमें हमें कोई इज्जत वाली ज़िंदगी ही नहीं मिल रही है। तो जब इन चीज़ों का बोध भारतीयों में होने लगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो पराधीनता का बोध करने लगे। और उस पराधीनता के बोध, उस पराधीनता का जो बोध था वो एक इंस्पिरेशन का काम बना, क्या लिखने के लिए, आधुनिक काव्य लिखने के लिए, ठीक है। तो उस काव्य में जो हेतु था, जो उसका कारण था, वो क्या था, पराधीनता का बोध। उसके बाद है नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो नव जागरण हुआ था उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस साहित्य पर पड़ा था। तो देखिए आधुनिक काल में जो नव जागरण हुआ था उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर पड़ा कौन से साहित्य पर पड़ा, तो वो पड़ा था बंगला साहित्य पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बंगला साहित्य। आपको पता होगा अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जो बंगला यानी बंगाल का बहुत बड़ा महत्व है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो भी बंगाल के थे। ठीक है, बंगला साहित्य उन्होंने भी बहुत लिखा। तो बंगला और बहुत से जो है आंदोलन हुए। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो बंगला साहित्य वो प्रभावित हुआ किसकी वजह से, नव। और लेकिन सर्वाधिक प्रभावित कौन सा हुआ, बंगला साहित्य हुआ। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, शुक्ल ने 1925 से लेकर और 1950 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो शुक्ल जी ने 1925 से लेकर और 1950 तक 1925 से लेकर और 1950 तक के काव्य खंड को क्या कहा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये वाला काल था 25 से 50 यानी जो 25 साल का था, मैं आपको बता देती हूँ, इसको उन्होंने कहा था नई धारा। ठीक है, नई धारा प्रथम उत्थान। ठीक है, इसको उन्होंने क्या कहा, नई धारा प्रथम उत्थान। ठीक है, ये जो काल था 1925 से लेके 1950 तक का। उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि आधुनिक शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, आधुनिक काल में जो आधुनिक शब्द का प्रयोग किया गया उसका वास्तविक अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, तो देखिए जो आधुनिक शब्द है, ये आधुनिक शब्द है, इसका वास्तव में अर्थ क्या है। आधुनिक शब्द का आप अर्थ तो जानते ही होंगे। ठीक है, कि आधुनिक शब्द का अर्थ क्या होता है, लेकिन आधुनिक शब्द का यहाँ आधुनिक साहित्य के अंतर्गत क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है भिन्न और नवीन दृष्टिकोण। क्या है, भिन्न यानी सबसे अलग, भिन्न और नवीन यानी अलग भी था दृष्टिकोण और नवीन भी था यानी नया भी था। ठीक है, तो भिन्न और नवीन दृष्टिकोण का मतलब है आधुनिक। ठीक है, तो ये जो आधुनिक शब्द है इसका मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि उस समय का जो साहित्य था, एक तो उसका दृष्टिकोण भिन्न था। आप जानते हैं कि भक्ति साहित्य में किस तरह के भक्ति काव्य लिखा गया, किस तरह का, मैंने सब आपको पढ़ाई दिया है। ठीक है, रीति काल में किस तरह का साहित्य लिखा गया, लेकिन जब आधुनिक काल की बात करें तो उसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा दृष्टिकोण था। ठीक है, किस तरीके का दृष्टिकोण था, तो आप देखेंगे कि वो जो दृष्टिकोण था वो वास्तव में जनता को लुभाने वाला था, जनता की समस्या को सुनने वाला था, और जनता की जो उस समय जो मतलब कहना चाहिए कि जो आम इंसान है, ठीक है, उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ काव्य उस समय लिखा जाने लगा। उसमें भिन्नता थी, उसमें एक गहराई थी, वो एक इमोशनल तरीके से किसी भी व्यक्ति को भावनात्मक तरीके से जोड़ सकता था, जो कि रीति काल में हमें नहीं प्राप्त होता था। रीति काल में वो चीज़ नहीं मिलती थी हमें। ठीक है, तो ये भिन्न ही तो हो गया। तो भिन्न और नवीन दृष्टिकोण आधुनिक काल, आधुनिक शब्द का अर्थ हो गया। अच्छा, आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ठीक है, तो आधुनिक काल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी मनुष्य के दुखों से पहली बार खुद को जोड़ना। ठीक है, पहली बार एक ऐसा साहित्य लिखा गया जो वास्तव में मनुष्य के दुखों को खुद से जोड़ता है। जैसे अगर हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में क्या था, किस तरीके का साहित्य था, भाई जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे कवि लोग जो थे, है ना, और वीरता से भरे हुए उनके काव्य लिखते थे। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत दिखावा हुआ करता था। इसी तरह से भक्ति साहित्य जो वो भक्ति से ओतप्रोत था। ठीक है, और इस नीति वचन थे, लेकिन आम आदमी से जुड़ी हुई जो उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, जो उसके दैनिक जीवन में वो महसूस करता है, अपने परिवार में, अपने समाज में जो उसके साथ अन्याय होता है, जो भी उसकी जो खुशी और गम जो उसके साथ जुड़े होते हैं, जो जिस तरीके की विषमताएं होती हैं उसकी जीवन में। ठीक है, और जो उसके जीवन में जो प्रकाश से भरी हुई किरण होती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस काव्य के अंतर्गत दिखाई पड़ी। ठीक है, जो कि किसी भी काव्य में, अन्य किसी भी काव्य में उस समय तक इतनी गहराई से नहीं दिखाई दी, है ना। तो अगर हम बात करें कि आधुनिक काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में
कि मनुष्य के दुखों से जोड़ने वाला काव्य था ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि मनुष्य के सुख दुख से पहली बार जुड़ना इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उसके बाद आता है नवीन काल किसने कहा, ठीक है। देखिए आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा, ठीक। तो नवीन काल किसने कहा होगा आधुनिक काल को, तो इसका आंसर है गुलाब राय, ठीक है। गुलाब राय ने जो है वो नवीन काल कहा आधुनिक काल को, ओके। अब ये आपको जैसे लर्न नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, गुलाब जो होता है सबको नया नया अच्छा लगता है ना, क्योंकि पुराना गुलाब मुरझा जाता है। तो गुलाब कैसा है, नया नया, और जो कि अच्छा लगता है। तो गुलाब कौन सा अच्छा लगता है, जो नया नया होता है, और नया मीन्स नवीन, ठीक है। तो नवीन किसने कहा, गुलाब राय ने कहा। इस तरह से आप याद कर लीजिए। इस तरीके से बच्चन सिंह ने क्या कहा, पुनर्जागरण। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पुनर्जागरण यानी पुनः जागना। और कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो पुनः जागता है, यानी एक जन्म लेता है और दूसरा एक मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है एक जन्म में, और दूसरा जन्म जो है वो ले लेता है। तो नव पुनर्जागरण हो गया ना। तो पुनर्जागरण किसका होता है, एक बच्चे का होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो पुनर्जागरण काल किसका हो गया, बच्चन सिंह का, ठीक है। ये ट्रिक्स हैं, इससे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना नहीं है नामकरण, तो आप छोटी छोटी बातें हैं इनको आप लर्न कर लीजिए, बस काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ये कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रही हूँ, आप सुन लीजिए ये पंक्तियाँ, चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बताइए, यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, ठीक है। ये जो है, ये जो मैं वाक्य बोल रही हूँ, ये एक्चुअली भारतेंदु युग के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, यह युग जो लिखा है ये भारतेंदु युग के बारे में, ठीक है। मतलब जब आधुनिक काल की शुरुआत ही हुई थी। यह युग यानी भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। तो ये जो कथन है ये किसका है, तो ये जो कथन लिखा था ये किसका था, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई हैं आधुनिक काल की, ठीक है। आधुनिक काल से संबंधित जो भी बातें बन सकती हैं, ये बहुत बड़ा है आधुनिक काल, आप जानते हैं। अभी इसमें डिवाइडेशन में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है ना, और छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तो ये सारी चीज़ें मैं लगातार आपको बताऊंगी, एक एक करके डिस्क्राइब करूंगी। लेकिन सबसे पहले आधुनिक काल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो मुझे आपको बताने ज़रूरी थे, ठीक है। इसके जस्ट बाद मैं भारतेंदु काल शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नए हैं, जो भी आपको भारतेंदु युग की विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां और आधुनिक काल की प्रवृत्तियां या फिर उसकी पृष्ठभूमि अगर पढ़नी है तो आप जो है मेरी आधुनिक काल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। वो मैंने फिर से रिपीट नहीं करे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ और वो भी बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि मैंने बोर्ड पर नहीं पढ़ाया है उनको, ऑन द पेपर पढ़ाया है, लेकिन जो भी पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। इसके अलावा जो देखिए नोट्स मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, और नोट्स की पूरी जानकारी जो है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम, मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इनका लिंक पड़ा होता है। आप टेलीग्राम ग्रुप से और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो बड़े मन से और खुशी से पढ़ा करिए, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हैं मन लगा कर पढ़िए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो डाउट्स ज़रूर क्लियर किया करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे आसानी से लोग पढ़ सकें। देखिए आजकल के ज़माने में ऐसा कोचिंग्स में कितना भर भर के जो है लोगों को देना पड़ता है, पैसे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी का भी भला हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ बहुत से छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, लेकिन केवल उन्हें सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत है, ठीक है। केवल गाइडलाइन अगर कोई दे दे उन्हें तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और कई मैंने छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो जिनसे मैं मिली हूँ और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम मार्ग में चलते हैं, बहुत अवरोध आते हैं और हम उनसे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, कभी कभी हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हम फिर से उठ करके बैठते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाता है और कहता है कि नहीं नहीं आगे बढ़ो, कोई प्रेरणा देने वाला मिल जाता है, कोई भी हमें दिशा दिखाने वाला मिल जाता है, कोई हमारा गाइडलाइन हमें देने वाला मिल जाता है, पथ प्रदर्शक मिल जाता है।
तो थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है इंस्पिरेशन से लगातार मेहनत करता है और एक दिन सफलता को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं जानती कि मैं आपको इंस्पिरेशन देती हूँ या नहीं देती हूँ, कोशिश तो पूरी करती हूँ। या मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत महान हूँ या महान काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आप सभी लोग सफल होंगे और आपका एक मैसेज आएगा मेरे पास, चाहे हम मिलें या ना मिलें। हम लोग मुझे भी नहीं पता कौन कौन कहाँ रहता है, कौन कौन मुझे देखता है, लेकिन जो है आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ से भी मुझे देखते हैं, मेरी हमेशा मन से ये शुभकामनाएं मेरे सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ और जहाँ मेरा विद्यालय है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए और आपके लिए सभी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं हमेशा देती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, ठीक है। तो मैं हमेशा आप ये चाहती हूँ कि हो सकता है, हालांकि मैं इतना मुझे नहीं पता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ या ख़राब पढ़ाती हूँ, जैसा भी ये सब आपके सामने है, लेकिन इतना ज़रूर मेरे अंदर एक ऐसा कहना चाहिए, एक अंदर से एक भावना है मेरे अंदर कि अगर एक छोटा सा भी कदम मैं उठा सकी कि आपकी सफलता को प्राप्त करने में एक छोटा सा कदम भी मैं आपको आगे बढ़ा सकी, थोड़ा सा भी अगर आपको लगा कि हाँ हमें इस चैनल से कुछ मिल रहा है, हमें इस पढ़ाई से कुछ मिल रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है ना। तो आप लगे रहिए, क्योंकि स्ट्रगल मैंने भी बहुत किया है और मैंने भी चीज़ों को बहुत करीबी से देखा है कि जब इंसान सफलता से जूझता है तो कितनी सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, कितना जो है इंसान हतोत्साहित हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और हमारे अंदर जो प्रतिभा है हमें उसे लगातार निखारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि द ओनली एम ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है ना, बहुत से लोग नौकरी पाने को ही अपना उद्देश्य बना लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही तैयारी कीजिए, मन लगा कर कीजिए, लेकिन नौकरी पाने के बाद क्या हमारे जीवन के उद्देश्य ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। नौकरी आपके पीछे पीछे भागेगी अगर आप सच में मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत कर लीजिए जैसे कभी किसी ने की ही ना हो, इतना लगन से लग जाइए। आपका अगर 1 मिनट भी आपको खाली मिल रहा है तो आप उसमें पढ़िए, ठीक है। मैंने बहुत सारी ऐसी गृहिणियाँ देखी हैं, बहुत से ऐसे लोग पढ़ने वाले देखे हैं जिनके पास समय नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सी गृहिणियाँ देखी है जो किचन में रोटी बना रही हैं और रोटी बनाते बनाते भी वीडियो ऑन कर लेती हैं या ऑडियो जो है अपना चला लेती हैं स्पीकर वगैरह पे और उस पर वीडियोज़ की आवाज़ सुनती रहती हैं। ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो मेरी आवाज़ सुन करके पढ़ते हैं और उन्हें लर्न हो जाता है। तो उनके अंदर एक ऐसा जुनून है। और बहुत से बच्चे हैं जो नेट क्वालिफाई कर गए, पीजीटी टीजीटी में लग गए, तो कहीं ना कहीं ये जुनून जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा। मैं तो सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकती हूँ, मैं आपको जो है एक आगे बढ़ने का तरीका बता सकती हूँ, लेकिन बढ़ना आपको है, ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते आप रुक जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये आपके हौसले पर निर्भर करता है। तो ऐसा हौसला जगाइए कि आप अगर गिरे भी तो तुरंत उठकर फिर बढ़ने लगें और एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, जो इंसान मेहनत करता है उसे शायद नौकरी से भी बड़ी चीज़ मिल जाती है ना, जो शायद हमें एक सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, उससे भी बड़ा हम कभी कभी पा जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी जॉब भी मिल जाती है अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही है हमें हतोत्साहित हो गए, फिर आगे बढ़िए, फिर से कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए और कोशिश करते रहिए लगातार। और अगर फिर भी हो सकता है, कभी ऐसा हो जाता है कि 0.1 से 0.02% से ऐसे भी लोग रह जाते हैं, मैंने देखे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, बहुत अच्छे ज्ञान, बहुत बड़े विद्वान भी होते हैं, ऐसे लोग भी रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हतोत्साहित हो जाए, क्योंकि एक मार्ग बंद होता है तो दूसरा मार्ग खुल जाता है आपके लिए, ठीक है। जो इंसान बहुत अच्छे से पढ़ता है वो बहुत अच्छा टीचर भी बन सकता है, वो बहुत अच्छा गाइड लाइनर भी बन सकता है, ठीक है। तो आप अपनी प्रतिभा का और जगह यूज़ कीजिए। अगर वाकई आपके अंदर प्रतिभा है तो आप केवल नौकरी ही नहीं पाएंगे, बल्कि नौकरी से भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो अपने आप को कभी भी अपनी कीमत को कम मत आंकिए। आप बहुत अनमोल उपहार हैं ईश्वर का। तो आप जो है अपने जीवन को, अपने मानव जीवन का संपूर्ण उपभोग कीजिए, संपूर्ण उपयोग कीजिए इन हाथ पैरों का जो ऊपर वाले ने हमें दिए हैं, और लगातार कोशिश कीजिए कि खुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुशियाँ दें, है ना।
तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं गहरी भावनाओं के साथ फिर मैं विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में भारतेंदु युग के साथ। नमस्कार।